हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ह्यूमन नेचर के बारे में कि हमारी ह्यूमंस पर कौन कौन से लॉज काम करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको लास्ट तक देखना है और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन एंड अफर्मेशंस हैं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़िए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ ह्यूमन इरेशनलिटी। हम किसी भी सिचुएशन में इमोशन से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हम अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से, इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर किसी भी सिचुएशन को देखना शुरू कर देते हैं। इनिशियल रिस्पांस ऐसा आता है और किसी भी सिचुएशन में रेशनल होने के लिए, रियलिस्टिक होने के लिए, लॉजिकल वे में देखने के लिए हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब से ही हम केवल इमोशन से हमारी दुनिया स्टार्ट होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हर चीज़ को हम इमोशन से जोड़कर देखते हैं, तो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमारे साथ बाय बर्थ आता है। और फिर इसमें क्या होता है, हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पेशली जो हमारा चाइल्डहुड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम किसी भी सिचुएशन को एक इरेशनल वे में इनिशियली रिस्पॉन्स देना, इमोशंस के बेसिस पर स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर हमें अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है हर सिचुएशन को रेशनल वे में देखने की। सपोज कीजिए किसी की जॉब चली गई तो सबसे पहले उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, इस तरीके की फीलिंग्स आएंगी, उसके अंदर एक लूजर वाली फीलिंग्स आएंगी। वो सिचुएशन को एकदम से रेशनल वे में देखना स्टार्ट नहीं करेगा। रेशनल वे में देखने के स्टार्ट करने के लिए उसको पहले खुद को या तो समझाना पड़ेगा या कोई और उसको समझाएगा एंड फिर उसके बाद वो सिचुएशन को रेशनलाइज कर आगे मूव ऑन करेगा। तो हमें ये समझना है हमारे अपने बारे में कि हमारे ऊपर ये सारे नियम काम करते हैं, हमारे ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे लॉज हम सभी लोगों पर लगते हैं। अब जो अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे देगा हर सिचुएशन को रेशनलाइज करने की, तो उसके लिए ये लॉ उस पर हावी नहीं होगा बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होगा कि हर सिचुएशन में एकदम से उसका इमोशनल रिस्पॉन्स आएगा, वो इरेशनल उसमें ही रहेगा। नहीं, ट्रेनिंग देकर आप इनकी इफेक्टिवनेस को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हम सभी लोग सेल्फ लव में पागल होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ही जो है ना बात को वेटेज मिले, हम इम्पोर्टेंट फील हो, हमारी बहुत रिस्पेक्ट हो, हमारी चले हर सिचुएशन में। हर इंसान के अंदर एक नार्सिसिस्ट बैठा ही होता है, चाहे आप उसे एडमिट करें या ना करें। हम सबको ये होता है कि हमारी बात सबसे ऊपर रहनी ही चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की इच्छा होती है और हमें अपने आप को हमेशा राइट और अच्छा प्रूव करने की, अच्छा दिखने की, मतलब हर चीज़ में एक टॉप पे रहने की एक नेचुरल हमारे अंदर से इच्छा होती ही है। अब सेल्फ लव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि जिस पर भी ये वाला लॉ बहुत ज़्यादा हावी होता है वो सामने वालों के लिए एम्पैथेटिक नहीं होता। वो सामने वाले को भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसके लिए बस मैं वाला बहुत ज़्यादा वो रहता है। वो सामने वाले को जब रिस्पेक्ट करना, उसको वैल्यू करना भूल जाता है तो उससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। अब जब रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आएंगी तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लग जाएंगे और फिर आप अकेले रह जाएंगे। तो हमें अपने अंदर के नार्सिसिस्ट को बैलेंस में रखने के लिए हमें एक सोशल कनेक्ट बनाना है। तो इस लॉ को करने के लिए हमें क्या करना है, एक सोशल कनेक्ट बनाना है, क्योंकि वो सोशल जो कनेक्ट होगा वो हमें क्या डेवलप करने में मदद करेगा, वो एम्पैथी। जितना ज़्यादा आप लोगों के कनेक्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझेंगे और उनके साथ कनेक्टिविटी होकर आप जो है ना एम्पैथी अपने अंदर जब डेवलप कर लेंगे तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होगा कि हर समय आपको अपनी ही पड़ी है। बाकी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप दूसरे लोगों को हर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं कई बार। तो जो लोग इन चीज़ों की ट्रेनिंग नेचुरली उनकी अपने आप हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि सब लोग इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। हमारी फैमिली में, हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी सब चीज़ों की नेचुरली ट्रेनिंग होती है। हमारे जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने अपने जीवन से जो सीखा होता है तो वो हमें रेशनल होना सिखाते हैं, वो हमें
अपने अलावा दूसरों के लिए भी केयर करना और सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। तो ये सब की ट्रेनिंग ना हमारी बचपन से ही अपने आप ही शुरू हो जाती है हमारे आसपास एनवायरनमेंट से, या जिन लोगों के साथ हम रहते हैं जो हमारे बड़े लोग होते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज में ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, तो वो लोग अपनी टीनेज में या फिर अपने एडल्टहुड में जाकर या थ्रू आउट लाइफ सफर करते हैं। तो अगर आपकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो रखी है इसकी, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी ट्रेनिंग होने से छूट गई है तो आपको अभी ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि आपने अब अगर अभी भी ट्रेनिंग नहीं ली तो फिर ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो अभी क्रिएट कर रहा है, ये ऐसे ही प्रॉब्लम बनी रहेंगी और आप लाइफ टाइम सफर करेंगे। तो संभल जाना है हमें। एक है लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हम सभी लोग इस उसके साथ देखते हैं ना, हम जन्मे, हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, पढ़ेंगे, अपना कुछ काम सेटल करेंगे, फिर शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और चले जाएंगे। तो एक तो इस तरीके का रोल प्ले करना है, और दूसरा ये है कि हम कई बार फेक रोल प्ले करते हैं। लोगों के सामने हम जो है ना अभिनय कर रहे होते हैं, अपने आप को एक्टर की तरह दर्शा रहे होते हैं। हम अंदर से कुछ और फील कर रहे होते हैं और बाहर कुछ और रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो एक ये फेकिंग का जो एटीट्यूड होता है वो एक ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है। किसी के लिए मन में कुछ और चल रहा होता है लेकिन बाहर आप कुछ और दर्शा रहे होते हैं, ठीक है। किसी से जेलसी हो, कोई भी नेगेटिव फीलिंग हो, या फिर अपनी खुशी को भी आप सप्रेस कर कर बाहर कुछ और हाइड कर कर कुछ और दिखा रहे हैं। मीन्स किसी भी तरीके का डिफरेंट रोल प्ले करने का एक नेचुरल हम सब के अंदर एक नेचर होता है। अब रोल प्ले करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हर समय एक एक्टर के फॉर्म में हैं, कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो आपके अंदर सफोकेशन डेवलप हो जाएगा। कभी कभी एक्टर के रोल में आना ठीक रहता है, लेकिन हर समय आप एक एक्टर ही बने रहेंगे और कभी भी अपना ओरिजिनल सेल्फ नहीं जिएंगे, तो ये आपके अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा कर देगा। तो कभी कभी मास्क लगाना अपने चेहरे पर, रोल प्ले करना, इट्स फाइन। बट अगर आपके साथ आपकी लाइफ में ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए, और आपको इस रोल प्ले जोन से बाहर आना है, और आपको अपने ओरिजिनल सेल्फ को, खुद को पहले दिखाना है, अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना है। और आप जैसे हैं, आपको फेक करने की जरूरत है ही नहीं। आप ऐसा ही अपना ओरिजिनल सेल्फ लोगों को दिखाइए। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग आपके ओरिजिनल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपके ओरिजिनल सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, कितना भी बड़े से बड़ा एक्टर हो, लेकिन वो भी कंफर्टेबल अपने ओरिजिनल रोल में ही रहता है। आप जो भी आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स हों, आप उनको देख लीजिए कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ को वो जैसे जीते हैं उसमें ज़्यादा वो सही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय बस रोल प्ले करने में खुश रहते हैं। तो आपको भी अपने ओरिजिनल सेल्फ से हाय हेलो करनी है और अपने ओरिजिनल सेल्फ को लगातार नरिश करना है। आगे बढ़ जाते हैं, लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हम सब के अंदर एक नेचर होती है कि कंपल्सिव बिहेवियर, क्योंकि हम सब के अंदर एक नेचुरल पैटर्न फियर का होता है, और वो फियर जरूरी नहीं हर चीज के लिए बहुत बड़ा हुआ होता है, लेकिन उस फियर के एक नेचुरल पैटर्न अंदर होने की वजह से हमारे अंदर एक रिपीटेड कंपल्सिवली बिहेवियर आता है, चाहे वो अच्छी चीज के लिए हो चाहे वो बुरी चीज के लिए हो। मतलब आप दोनों ही चीजें रिपीट करते हैं। सो अब अच्छी चीज को खोना नहीं चाहते आप, उस डर की वजह से रिपीट करते हैं, और बुरी चीज से बचना चाहते हैं आप, इसलिए उसे रिपीट करते हैं। तो एक कंपल्सिव बिहेवियर का लगातार जो हमारे अंदर एक नेचर होता है, हमें ये समझना है कि कई बार ये रेंज से ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये हमारे लिए एक तरीके का ऑब्सेशन भी बन जाता है। कई बार हमारी ऐसी उल्टी सीधी हैबिट्स बन जाती हैं, वो कंपल्सिव बिहेवियर करके रिपीटेड कर करके कुछ ऐसी आदतें जो लॉन्ग टर्म में जाकर हमारे लिए नुकसान करती है। तो हमें समझना है कि हम सबके अंदर नेचुरली एक नेचर होता है, इसको बैलेंस में रखना है। अगर आपको अपनी हैबिट्स पर, अपने बिहेवियर पर नजर नहीं है और आप माइंडलेसली कुछ भी आउट ऑफ कंपल्शन कुछ भी ऐसे करे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको कुछ गलत आदतें पड़ जाएंगी, और जब वो गलत आदतें बढ़ जाएंगी तो वो आपका ऑब्सेशनल वे में आपको कंट्रोल करने लगेंगी और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगी। तो आपको इससे बचना है, अपने आप को ट्रेनिंग देनी है और कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अगर अभी तक आपकी ये ट्रेनिंग नहीं हुई है तो अभी से ही अपने माइंड को ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए। समझिए कि ये आपकी नेचर में इनहेरेंट पैटर्न है और इसको आपको कंट्रोल करना है। इसी तरह से लॉ ऑफ कोवेटियसनेस, यानी कि हमारे अंदर एक लोभ वाला वो रहता है। हमें ना वो चीजें चाहिए होती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं। हमारे पास जो होता है फिर भी हमारी निगाहें दूसरे की तरफ होती हैं कि उसके पास मेरे से ज्यादा क्यों, या जो चीज है उसे सेटिस्फैक्शन ना होकर और पाने का एक लालच सा रहता है। ये भी नेचुरली एक
अंदर होता है सबके, किसी के अंदर कम तो किसी के अंदर ज्यादा, बट होता है। कोई इंसान ये बोले नहीं मेरे अंदर तो किसी चीज का कोई ऐसा लालच नहीं है, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ये थोड़ा झूठ भी होता है। ऐसा नहीं होता, सबके अंदर ही होता है। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग से आप हर चीज को रेंज में रख सकते हैं। तो जब भी ये लॉ आप पे हावी होता है तो आप ना बहुत ग्रीडी हो जाते हैं, आप ना अपने आप को बहुत हमेशा कम आंकते हैं, आप अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपको हमेशा ना दूसरे लोगों की लाइफ हमेशा बेटर लगती है, आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि ना जो चीज नहीं है बस उसको पाने की एक इच्छा होती है। आपको ये समझना है कि कभी कभी इस चीज के लिए आपका इच्छा होना, इंपल्स उठना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा आपके अंदर हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। कई बार बहुत सारी चीजें ना बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसका कोई किसी को कोई लालच नहीं रहता। कई बार कोई किसी चीज की स्कैरेसिटी होती है, बहुत दुर्लभता होती है, तो उस चीज के लिए डिमांड बढ़ जाती है। तो हम ह्यूमंस हैं, हमको इस तरीके का नेचर डेवलप हो रहा है। तो अब आप देखिए, आपको अगर चाहते हैं कि लोग आपको इंपॉर्टेंस दें, आप हाईलाइट में बने रहें, तो थोड़ा उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ताकि उनको आपकी एक ग्रीडीनेस रहे कि हाँ मुझे उस इंसान से बात करनी है, उसके साथ मुझे एक कंफर्टेबल फील लेनी है। अगर आप इजीली अवेलेबल हो जाएंगे तो लोग आपका वो जो लोभ, जो मोह है उसे छोड़ देंगे। तो इसको हर तरीके से हमें बैलेंस में इस्तेमाल करना है, ना तो हमें दूसरे की तरफ हमेशा देखते रहना है और ना ही अपने आप को इतना फ्रीली अवेलेबल कर देना है कि दूसरा हमें कभी भी ताका झांकी कर सके, चाहे वो बिहेवियर के लेवल पर हो, आपकी लाइफ की लग्जरी के लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो। आपको संभल कर बैलेंस में अपने आप को ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि लाइफ में हमारी टाइम टू टाइम हर चीज की ट्रेनिंग होती है। ऐसा नेचर ने प्रोविजन बनाया है हमें, फैमिली देकर या एनवायरमेंट देकर। लेकिन अगर किसी की नहीं हो पाई है तो भाई कर लीजिए, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि एकदम से बिल्कुल ही कहते हैं ना नाक के नीचे वाली चीज, बिल्कुल एकदम नजर के पास वाली चीज ही एकदम से पाने की इच्छा रखना, लॉन्ग टर्म दूरदर्शी सोच न होना। हर इंसान को एकदम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जो अभी उसको मिल रहा है, अभी जो उसका फायदा हो रहा है, उसका इंटरेस्ट उस चीजों में होता है। उसके लॉन्ग टर्म कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या नेगेटिव हो सकते हैं उस बात से बेफिक्र होकर, एक ह्यूमन नेचर है कि वो एकदम से इम्पल्स में जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें होती हैं उस पर ज्यादा वो करता है। तो जिन लोगों की ट्रेनिंग हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म गोल भी सेट कर पाते हैं, वो अपनी दूरदर्शी सोच से अभी जो दिख रहा है हरा हरा सा, बिल्कुल आगे चलकर वो किस तरीके से आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है उसका भी अनुमान लगा लेते हैं और वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग जो अभी इमीडिएट वाला वो है, चाहे बाद में चलकर वो नुकसान भी दे, तो उसको ही बस ऑप्शन को अवेल कर लेते हैं। और आजकल बड़े सारे कॉर्पोरेट्स और वो आपके इस लॉ के मतलब हावी होने का फायदा उठाने लग जाते हैं और वो आपको देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को इस तरीके से सेटिस्फाई करने के क्लूज देते रहते हैं। आप एक बार एक चीज सर्च कर लो, बस वो आपका पीछे पड़ जाएगी, आपका माइंड बिल्कुल बनता रहेगा। तो आपको ये समझना है कि हमें अपनी ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है इसको लॉन्ग टर्म विजन में जरूर कन्वर्ट करना है, अपनी लाइफ के कुछ गोल सेट कर अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है ताकि हम इसके हावी होने से बचें और फिर हम अपनी लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में, स्मूथ वे में आगे बढ़ा सके। इसी तरह से लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, हम सबके अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब भी हमारी बात को काटा जाता है, जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर रिस्पेक्ट पे या किसी भी तरीके से बात आ रही है, हमारी नहीं चल रही है, तो हम एकदम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। तो डिफेंसिव मोड में जाना कोई बुरी बात नहीं है कभी कभी, लेकिन अगर आप ज्यादा रहेंगे तो फिर आपकी रिलेशनशिप बिगड़ने लग जाएंगी, आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी पैदा होने लग जाएगी, आप डिस्कम्फर्ट में रहेंगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हम और सभी लोग डिफेंसिव होते हैं। तो आपको ना तो अपने लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना है, ना दूसरे लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना है। अपना ओपिनियन भी खुलकर एक्सप्रेस कीजिए, दूसरों का ओपिनियन भी खुलकर समझिए, क्योंकि जहां आपने गलत की उंगली अपनी या किसी और तरफ उठाई तो वहीं पर डिफेंसिवनेस का जो मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर इमरजेंसी मोड आपके अंदर अगर बार बार एक्टिव हो रहा है तो आपको इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर लेवल पर, फिजिकल लेवल पर डिस्कम्फर्ट पैदा होगा। तो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अंदर होना बहुत अच्छा है, लेकिन इसका बार बार ट्रिगर होना बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात को काटते हैं, तो उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म फौरन एक्टिव हो जाता है और डिफेंसिव मोड में आकर वो कहते हैं ना अपनों को ही हर्ट कर जाते हैं। कई बार रिलेशनशिप को भी छोड़कर बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एक जो स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दीजिए कि आपको
मतलब अपने शब्दों में वो मैजिकल पावर लेकर आनी है जिससे कि आप किसी को हर्ट ना करें, उसके डिफेंसिव मोड को बार बार फ्रंट पर आने से रोकें, और खुद को भी ऐसी ट्रेनिंग देने की अगर कोई आपके ओपिनियन को रिजेक्ट कर रहा है या किसी भी तरीके से आपकी नहीं चल रही है तो आपको एकदम डिफेंसिव मोड में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। इसी तरह से लॉ ऑफ सेल्फ सॉबटेज, हम सब अपने इमोशंस से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई बार क्या होता है अपने ही जीवन में भूचाल मचा लेते हैं, अपने आप को ही खत्म करना, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जिस डाली पर आप बैठे हैं उसे काट रहे हैं, तो आप ही तो गिरेंगे ना। तो कई बार हम अपने इमोशंस में इतना ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं कि उसकी वजह से हम कुछ बुरी आदतों को, है ना, कुछ लोग अल्कोहल की तरफ, कुछ लोग गैम्बलिंग की तरफ, कोई किसी और एडिक्शन की तरफ वो ले जाकर और वहां पर अपने आप के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें समझना है कि ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी भी इमोशन से डाउन होकर इस तरीके से बैठ जाएंगे तो आपके अंदर कुछ बुरी आदतें अपने आप पैदा हो जाएंगी। जिस तरीके से अगर आप एक गार्डन की देखभाल करना बंद कर देंगे तो उसमें जंगली घासें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगी। तो इस तरीके से जो खुद के लिए डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है आपका अंदर ही, जैसे अपने अंदर तोड़फोड़ मचा देना, अपने आप ही खत्म कर लेना अपने आप को, वो ठीक नहीं है। आपको समझना होगा कि ये भी एक नेचुरल पैटर्न ही है हमारे अंदर, और ये आप ही के अंदर नहीं है, दूसरों के अंदर भी है। तो हमें ये समझना है कि जब भी आप देखें कि कुछ भी लाइफ में आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, किसी और तरीके की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अपने इमोशंस को सही टाइम पर अंडरस्टैंड करना सीखें, उन्हें रेगुलेट करना सीखें, और उन्हें रेगुलेट कर कर अपने अंदर के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को वहीं पर स्टॉप कर दें, ताकि आप अपने आप को और अपनों को हर्ट करने से बचें और आप दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल बन पाएं और उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए उनको राइट एडवाइस दे पाएं। इसी तरह से लॉ ऑफ रिप्रेशन, यानी कि दमन की भावना, कि आपके अंदर कुछ अंदर चल रहा है और आप दबाए जा रहे हैं और बाहर से आप कुछ और दिखाए जा रहे हैं। देखिए, इतना ज़्यादा आपको दमन करने की, अपने अंदर दबाने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप दबाएंगे वो चीज़ उतना ही उछलेगी। एक चीज को, बॉल को अगर आप प्रेशर करके जितना दबाएंगे तो वो ऊपर उतना ही उछलेगी। तो जितना आप अपने आप को अंदर घोटेंगे उतना ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे। और ये जो दमन है ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए आप कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम में कुछ भी नहीं आप दबा कर रख सकते, चीजें बाहर आएंगी। इनिशियली आपके हर गलत काम से लेकर हर गलत भावना आपके अंदर दब जाएगी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन एक दिन बाहर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो आपको समझना है कि अगर आपको कुछ भी चीज बुरी लग रही है तो उसको दबाने की बजाय या दूसरे से एक्सपेक्ट करने की बजाय कि वो अपने अंदर दबा ले। कई बार हम अपने फैमिली मेंबर से एक्सपेक्ट करते हैं ना, बस इस बात को ही दबा दो, अंदर कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता है सबके सामने, भूल जाओ, ये करो। तो जितना आप उसको अंदर दमन करेंगे उतना ज्यादा उसके बुरे इफेक्ट आपके सामने आएंगे। तो अपने आप को डेली रिलीज करना सीखे और लोगों को भी हल्का करने में उनको मदद कीजिए। इसी तरह से लॉ ऑफ एनवी, जलन, ईर्ष्या की भावना, ये सबके अंदर होती है। सब लोग दूसरों की तरफ जरूर देखते हैं और दूसरों की तरफ देखते हैं जब वो ईर्ष्या की भावना उनके अंदर पैदा होती है तो कुछ तो ट्रेनिंग से इसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब उसको इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका जो पॉजिटिव रूप होता है वो इंस्पिरेशन। लेकिन कुछ लोग जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी किसी भी वजह से, तो वो उस जलन की आग में खुद ही जल जाते हैं, क्योंकि हमारा लिम्बिक सिस्टम इस बात में बिल्कुल डिफरेंस नहीं करता कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव दूसरे के बारे में सोच रहे हैं या अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको उसका ईर्ष्या की जो आग होती है, जो जलन की जो जलन होती है ना, उसमें आपको जलना ही पड़ता है। तो याद रखिएगा कि जलन में आपको जलना ही पड़ता है। तो ये जो एक मानव स्वभाव है कि उसके अंदर ये है, तो उसको ट्रेनिंग से आप इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपसे बेटर हैं तो उनसे सीखिए, लर्निंग मोड में चले जाइए। इस एनवी को आप क्या है, लर्निंग से इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। इंस्पिरेशन में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आप इस लॉ का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी। आगे समझते हैं लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को ऊंचा दिखाने की, अपने आप को सबसे ज्यादा जो है ना बड़ा और लाइक
कहते हैं ना अपनी बहुत ही बड़ी छवि दिखाने की, बिल्कुल जैसे ऐसे टॉप पर, बिल्कुल पीक पर, राजा महाराजा टाइप की वो दिखाने की सबके अंदर एक इच्छा होती है। अब ये इच्छा किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की, अपनी इमेज को मतलब बड़ा चढ़ाकर बताने की दूसरे के सामने, थोड़ा सा जिसको ऐसे कह सकते हैं ना कि कुछ झूठ या बैड़ भी मारने की, वो जो एक ग्रैंडियर इमेज दिखाने की आपके अंदर इच्छा होती है। तो अपने आप को बड़ा दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे को छोटा समझने में प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को बड़ा दिखाना है तो बड़ा दिखाइए, लेकिन दूसरे को छोटा महसूस कराए बिना। यहाँ पर वो स्वामी विवेकानंद जी का स्कूल वाला एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है कि उनके टीचर ने पूछा कि उन्होंने बोर्ड पर एक लाइन जो है ना इस तरीके से खींची और सबसे पूछा कि इसको बिना मिटाए ना छोटा कर दो। तो सब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे मास्टर जी अच्छा लगता है पागल हो गए, इसको बिना मिटाए ऐसे छोटा कैसे करें। तो तभी एक बच्चा कुछ सोचने विचारने के बाद उठा और उसने इसके ऊपर इस तरीके से एक लकीर खींच दी, और वही स्वामी विवेकानंद जी थे कि बिना मिटाए अब बस अपनी लकीर को बढ़ाकर इसको छोटा कर दिया। तो आपके अंदर ये लॉ है, अपने आप को खूब बड़ा दिखाइए, अपनी इमेज को खूब बढ़ाते रहिए, आगे प्रोग्रेस करते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए, लेकिन दूसरे को धक्का दिए बिना, दूसरे को क्रिटिसाइज करे बिना, दूसरे को नीचा दिखाए बिना, तो तब ये लॉ आपके लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे को मिटाने में, दूसरे को काटने में इस तरीके से आप लग गए किसी भी तरीके से, तो फिर वहां पर वो क्या होगा, वो प्रॉब्लम का हो जाएगा। आपको समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपके अंदर इस तरीके से बनी रहेगी। तो आपको यहाँ पर दूसरे की लाइन को कटछट कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइन को बढ़ाना है। इसी तरीके से लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, तो मेल फीमेल लाइक सबके एक नेचुरल पैटर्न होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो नेचुरली मेल्स ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, लेकिन आजकल फीमेल्स की भी बहुत अच्छी एजुकेशन होने लगी है, तो फीमेल्स का भी काफ़ी लॉजिकल सेल्फ जो है ना वो डेवलप हो गया है। बट फिर भी फीमेल्स नेचुरली अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह हैं। तो ऐसा ये कोई डिबेट का मैटर नहीं है। नेचुरली मैं आपको बता रही हूँ कि नेचुरली जो फीमेल्स हैं वो अपने इमोशनल रिस्पांस को और मेल्स अपने लॉजिकल रिस्पांस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी पे मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक यूजफुल वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ कि मेल ब्रेन कैसा होता है, फीमेल कैसा होता है, दोनों अलग अलग कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेवियर अलग होता है। फिलहाल अभी समझ लीजिए आप कि जो फीमेल्स और मेल्स होते हैं दोनों में अपनी जेंडर की जो एक रिजिडिटी होती है और उसके अकॉर्डिंग जो उनका बिहेवियर पैटर्न होता है, तो वहाँ पर क्लैशेस आते हैं। जब भी ऑपोजिट जेंडर कम्युनिकेशन में होते हैं या किसी भी चीज़ को एज अ टीम भी काम कर रहे होते हैं, तो उनके नेचुरल थोड़े से ओपिनियन डिफरेंस होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, बिहेवियर पैटर्न चेंज होना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही जेंडर एक दूसरे के साथ हार्मनी में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो जो भी आपका जेंडर है, आप अगर ऑपोजिट जेंडर को खूब वैल्यू देते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये समझते हैं कि वो आपसे अलग है, वो गलत नहीं है, उसमें आपसे कम अकल नहीं है या किसी दूसरे में आपसे ज़्यादा अकल नहीं है, वो बस अपने हिसाब से, अपनी नेचर के हिसाब से, अपने अंदर की सॉफ्टनेस, अपने अंदर की रफनेस, जो भी उनका एक नेचुरल संस्कार है उसके हिसाब से वो किसी भी सिचुएशन में बिहेव कर रहे हैं। तो इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। लॉ ऑफ एमलेसनेस, ये भी लोगों में नेचुरली होता है कि नेचुरली स्टार्टिंग में एम नहीं होता। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई लक्ष्य नहीं है आपका, तो आपकी एनर्जी इधर उधर भटकती रहती है, क्योंकि जब तक एनर्जी एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगी जब तक आप उसको कोई एम नहीं देंगे। तो ये नेचर भी, ये जो लॉ है, ये भी लोगों पर नेचुरली हावी होता है। जिन लोगों की ट्रेनिंग हो गई होती है, कुछ लोगों को शुरू से ही गोल सेटिंग के बारे में, जीवन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ लोगों को नहीं होती। तो आपने देखा होगा कि वो लोग जो है ना बिल्कुल भी अपने लाइफ में कोई एम सेट नहीं करते हैं, कोई गोल सेट नहीं करते हैं, ना एम सेट करने ना गोल सेट करने की वजह से उनकी लाइफ में क्या होता है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ बुरी आदतें उनको लग जाती हैं, लोगों को ट्रबल करते हैं, खुद को ट्रबल करते हैं, खुद के लिए भी परेशानी बनाना, दूसरे के लिए भी परेशानी बनाना, और यही सब उनके जीवन में चलता रहता है। तो आपको समझना है कि अगर आपकी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है तो ट्रेन कीजिए, और आपको लगता है कि दूसरे की ट्रेनिंग नहीं हुई तो उसको भी ये बता दीजिए, और फिर ये देखिए कि आपके लिए कितना अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। इसी तरह से लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, हम सब लोग अपने वैलिडेशन, कॉन्फर्मेशन, सब चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल अच्छा चले, नेचुरली सब कुछ ठीक चले। तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे एक वैलिडेशन, नेचुरली वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अब उस नेचुरल वैलिडेशन के लिए, उस नेचुरल कंफर्मेशन के लिए हम सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो
खुद के ओपिनियन के लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए अपनी सेल्फ टॉक को मजबूत कीजिए। किसी सामने वाले का अगर कोई भी ओपिनियन आपके सामने आ रहा है तो उसको एक बार वैलिडेशन कीजिए, क्योंकि वो भले ही आपके एंगल से ठीक ना हो लेकिन वो उसके एंगल से ठीक है। क्योंकि जब किसी इंसान को वैलिडेशन मिल जाता है, उसको एक सपोर्ट सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, तो वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड लाइफ से फील करता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि ये लॉ हम सबके ऊपर काम करता है और ऐसे ही काम करता रहेगा। आगे समझते हैं। लॉ ऑफ फिकलनेस मीन्स माइंड में चंचलता आना, यानी कि एक से दूसरी चीज पर जंप कर जाना। माइंड में चंचलता नेचुरली होती है कि आपने अभी कुछ सोचा, फिर दूसरा आइडिया आपके दिमाग में आ गया, अभी आपने एक डिसीजन लिया, फिर आप अपने डिसीजन को चेंज करने की सोच रहे हैं। तो इस तरीके से माइंड में काफी फिकलनेस होती है और उस फिकलनेस की वजह से हमारा माइंड चेंज होता रहता है, उसमें वो स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो ये आपके साथ भी हो रहा है, दूसरे के साथ भी हो रहा है। तो इस बात की रिजिडिटी अपनाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या दूसरा ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, तो आपको समझना है कि चेंज होना नेचुरल है, ये ह्यूमन नेचर है। आप ट्रेनिंग से अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं, इसकी फिकलनेस को आप कम कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग से आप सोच समझकर एक डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन सारे लॉस को आपको ट्रेनिंग से अपनी लाइफ में सही तरीके से काम करने देना है, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली पूरी तो ये लॉस आपकी लाइफ में नेगेटिव वे में एक्टिव हो जाएंगे और आपका भी नुकसान और दूसरे लोगों को भी हार्म करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी का इस्तेमाल कीजिएगा और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।